तो हेलो सो गाइस, नमस्कार। फिर से एक नई शानदार और मस्त वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। किसका? साइंस का, ठीक है। साइंस का सब्जेक्टिव करेंगे जो कल आप लोग का एग्जाम सुबह होने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों ने अगर ऑब्जेक्टिव नहीं किया तो दो दो तीन तीन चार चार वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप लोग जाकर देख लीजिए। साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ जाके जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, मतलब, ठीक है। तो ये जो है उत्तर इसका होगा, मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु में उपस्थित वायु से वो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। इसलिए जो मैग्नीशियम को जलाने के लिए उसके ऊपरी सतह में जम जाता है, ठीक है। उसे इसलिए जलाने से पहले उसे रेगमाल यानी सेरेस पेपर से रगड़कर साफ कर दिया जाता है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला का आंसर। दूसरा क्वेश्चन चलेंगे जो बोल रहा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ठीक है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो उत्तर की तरफ चलेंगे। तो ये हम लोग का आंसर हम लोगों ने लिखा है, आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, ठीक है। इस कारण से बल को कम करने के लिए अत्यधिक मात्रा में उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बल को कम करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का द्रव्यमाप या गलनांक उच्च होता है, ठीक है। चलिए अब लोग चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो जो है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो मस्तिष्क के द्वारा प्रचलित तो नहीं होती, लेकिन ये जो है ये किसके द्वारा होती है, तो मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित पेशियों के अनैच्छिक क्रियाएं में होती है। ये मतलब बिना इच्छा के हो जाती है, ठीक है। जो प्रेरक के प्रयुक्तर में होती है, प्रयुंतर में होती है ये क्रिया, चाहे मस्तिष्क की इच्छा के बिना होती हो, पर मस्तिष्क तक इसकी सूचना पहुंच जाती है, जहां सोचने विचारने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। मतलब ये तो है, इसमें मस्तिष्क की भूमिका ये है कि इसमें तो मस्तिष्क से नहीं होता है, इसका जो प्रतिवर्ती क्रिया है तो मस्तिष्क से नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो इनका सोचने समझने विचारने का जो प्रक्रिया वो मस्तिष्क से ही होता है, ठीक है। ये सीधा समझ लीजिए। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, DNA प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, ठीक है। तो प्रजनन में DNA प्रतिकृति प्राणी के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। यह स्पीसीज में पाई जाने वाली विभिन्न विभिन्नताओं के अस्तित्व को बनाकर रखने में सहायक है। चाहे DNA प्रतिकृति की प्रणाली पूरी तरह से यथार्थ नहीं है, पर फिर भी इसे विभिन्नता बहुत धीमी गति से उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये है हम लोग का ये क्वेश्चन, ठीक है। DNA प्रतिकृति की प्रजनन में क्या महत्व है, ठीक है। इसका जो आंसर है आप लोग इसका PDF भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, अभी तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे जो है, थर्मिट अभिक्रिया क्या है। थर्मिट अभिक्रिया क्या है ये एक, और इसकी व्याख्या करें, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका देखिए आंसर देखते हैं हम लोग। तो आंसर है, कुछ विस्थापन अभिक्रिया बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत अधिक ऊष्मा छोड़ती है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा छोड़ती है, ठीक है। इससे उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में पाई जाती है। मतलब इतना अधिक ऊष्मा निकलता है कि जो धातु है वो गलित अवस्था में पाया जाता है, गला हुआ पाया जाता है, ठीक है। जब आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया की जाती है तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। देखिए ये जो है हम लोग समीकरण देख लेते हैं, Fe2O3 प्लस 2A1, ठीक है। तो 2Fe, ठीक है, प्लस A12O3, ठीक है, प्लस ऊष्मा हम लोग का निकला, ठीक है। इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग रेलवे पटरियों और मशीनों के दरारे को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ से आप लोगों का एक नंबर का सवाल भी पूछ सकता है कि थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप लोग देखिए वहाँ ऑप्शन में रहेगा पटरियाँ, रेल की पटरियाँ, मशीन की दरारें, ठीक है। तो उसमें टिक मारना। ये तो आप लोग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है। यदि शुद्ध जिप्सम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यदि शुद्ध जिप्सम C2SO4 2H2O को 100 डिग्री तक गर्म किया जाए तो वह जलयंश के 3/4 भाग निकल जाता है और परिणाम पदार्थ जो है पेरिस प्लास्टर बन जाता है, ठीक है। मतलब कहलाता है वही जो बनता है। तो ये मतलब जो जिप्सम को है 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करने पर जो 3/4 निकलता है उसे ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं, जिसका अनुसूत्र है CaSO4 ½ H2O, ठीक है, कहलाता है। पेरिस प्लास्टर पानी के संपर्क में आते ही शीघ्र उससे मिलकर जिप्सम बन जाता है, और जैसे ही ये फिर से पानी के संपर्क में आता है फिर अपना वास्तविक अवस्था में यानी फिर से जिप्सम बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे जो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। देखिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे, सोडियम जो है बहुत ही सक्रिय धातु है। क्या है? बहुत ही सक्रिय धातु है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर
करके आग पकड़ लेती है और सोडियम ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। यह पानी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है, ठीक है। इसलिए इसे मिट्टी तेल में डुबा कर रखा जाता है क्योंकि ये खतरनाक होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन के 2 अपरूपों को लिखे। तो कार्बन के 2 अपरूप क्या है? हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। ये कार्बन के 2 अपरूप हैं, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल है कच्ची सामग्री। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से और जल भूमि से प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से और जल जो है भूमि से, जड़ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है जीवाणु द्वारा जनन से किस प्रकार लाभान्वित होता है? तो उत्तर देखेंगे बीजाणु जनन एकल जीवों में बहुतायत में पाई जाने वाली अलैंगिक जनन की विधि है। इसके द्वारा एक साथ कई जीवाणु विकसित होते हैं जो बीजाणु धानी के फटने से दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं। वहाँ वो पुनः नए नए जीव को उत्पन्न कर इन जीवों की अचानक आबादी अचानक बढ़ती है तथा कुछ जीवें नष्ट भी हो जाने के स्पीसीज का अस्तित्व बना रहता है, जैसे राइजोपस, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब है जो इसमें बीजाणु धानी से फट जाता है और दूर दूर तक चल जाता है, ठीक है। वहाँ जो दूर दूर से जो जाता है उसमें ही नए जीव की उत्पन्न होती है, ठीक है, जिससे इसकी आबादी अचानक बढ़ती है, ठीक है। ये है जीवाणु लाभान्वित है। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे, जो बोल रहा पीएच स्केल किसे कहते हैं? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए उत्तर देखेंगे पीएच स्केल का उदासीन मान जो है 7 के बराबर होता है, ना ही 7 से ज़्यादा ना ही 7 से कम, ठीक है। पीएच स्केल वह पैमाना है जो पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को उसके विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर व्यक्त करता है, मतलब मापता है, ठीक है। चलिए पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो सोरेनसेन ने की थी, ठीक है। पीएच स्केल का रेंज जो है 0 से 14 तक होता है। कहाँ तक होता है? 0 से 14। चलिए अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न यौगिकों का यूपिक नाम क्या है? तो देखिए CH3 CH2 Br, तो इसका यूपिक नाम जो है ब्रोमोथिन, ठीक है। इसको अच्छा से बना के लिखा जाता है, हम लोगों ने शॉर्ट में लिख दिया, आप अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो बोल रहा है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांश को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? तो ठीक है, चलिए इसका आंसर देखेंगे। तो पचे हुए भोजन को आंत्र की भीति अवशेषित कर लेती है, आंत की भीति अवशेषित कर लेती है। क्षुद्रांश के आंतरिक स्तर पर उंगली जैसी अनेक पावर्ध होते हैं। क्या होते हैं? उंगली जैसी पावर्ध होते हैं, जिन्हें हम लोग दीर्घरोम कहते हैं, ठीक है। ये अवशेष के सतही क्षेत्रफल को बड़ा कर देता है। इनमें रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है जो भोजन के अवशेषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाने का काम करती है, ठीक है। मतलब भोजन को अपने ओर लेके और शरीर के पूरे कोशिकाओं तक मतलब पहुंचाने की काम करती है, ठीक है। यहाँ देखिए अगला, यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त कर नए ऊतकों का निर्माण करने तथा पुराने ऊतकों का मरम्मत के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, तो वो वाला प्रतिवर्ती चाप क्या है? इनके कौन कौन से घटक है? तो देखिए उत्तर देख रहे हैं हमरा, तो ये है संवेदी तंत्रिका, कोशिका तंत्र और प्रेरित तंत्रिका। कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती है जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, जिसे हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है। एक प्रतिवर्ती चाप में घटकों का सही क्रम ग्राही क्या है? तो ग्राही, संवेदी तंत्रिका, मेरुरज्जु, ये प्रेरक तंत्रिका, पेशी, ये है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है नवीनीकरणीय तथा अनवीनीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये जो इसका आंसर है वो ऊर्जा के कुछ स्रोत की एक लघु समय अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार के ऊर्जा को नवीनीकरणीय स्रोत कहा जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। जबकि ऊर्जा के वे स्रोत लघु समय अवधि के अंदर जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती अनवीनीय ऊर्जा स्रोत कहलाती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। ये अनवीनीकरणीय स्रोत है, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे उदाहरण से ही। चलिए लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए उत्तर इसका देखते हैं। जब किसी लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के कारण कुछ विस्थापित हो जाती है या मुड़ जाती है। लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की किरण मुड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है लेंस की क्षमता का, वो डाईऑप्टर होता है, ठीक है, डाईऑप्टर। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। चलिए अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो बोल रहा है रैकेट्स अभिक्रिया क्या है, ठीक है। उदाहरण सहित व्याख्या करें, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए रैकेट्स अभिक्रिया
जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन तथा उपचयन साथ साथ होती है, मतलब दोनों होती है, उसे हम लोग रेडक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए CuOH2O, ठीक है, तो इसका देखिए Cu + H2O, ठीक है। जिससे इसमें जो है देखिए उपचयन जो है इस अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन घटता है, अर्थात CuO का अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है, तथा H2 से ऑक्सीजन जुड़ता है तथा H2 का उपचयन होता है, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो बोल रहा है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहले देखेंगे, तो वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम एल्केन होता है, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। नाम लिखते समय इनके अंत में n लगते हैं, ठीक है। अब सीधे समझिए, जिसका कार्बन एक मध्य एकल बंध होता है उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसका जो सामान्य नाम है एल्केन है, उसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ठीक है। इनका जो अंत में है n लगता है, ठीक है। चलिए जैसे में आप लोग देख लीजिए, ये है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। इसका सेम जो उल्टा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ, तो वो है हम लोग का कि उत्तम ईंधन के गुणों को लिखे। उत्तम ईंधन कौन सा ईंधन है? तो वैसे ईंधन देखिए ऊर्जा स्रोत के वैसे स्रोत पेट्रोल, केरोसिन, LPG, CNG आदि ईंधन कहलाते हैं। आदर्श यानी अच्छे ईंधन के गुण निम्नलिखित है। पहला है इसके ज्वलन ताप कम होता है, इसका भंडारण एवं परिवहन आसानी से हो जाता है, इसका दहन के बाद कोई अवशेष नहीं बचता है और ना कोई विषैला उत्पाद बनता है, ठीक है। इसका उष्मीय मान अधिक होता है, यह सरलता से उपलब्ध होता है तथा सस्ता भी होता है। छठा, इसकी प्रयोग विधि सरल एवं सुरक्षित होती है। तो ये सब कारण जो मतलब ये सब जो अच्छा रहता है उसे ही हम लोग कहते हैं उत्तम ईंधन, ठीक है। उत्तम ईंधन यानी बढ़िया ईंधन, ठीक है, सबसे बढ़िया, जिसमें कोई तरह का हानि ना हो, सब आसानी से मिल जाए, इसी तरीका। अगला देखेंगे हम लोग श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो उत्तर, तो हमारे शरीर में ऊर्जा हमारे द्वारा खाए गए भोजन से प्राप्त होती है। पाचन के दौरान भोजन में बड़े अणु ग्लूकोज जैसे सरल पदार्थ में टूट जाते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखिए अभिक्रिया इस प्रकार होती है C6H12O6, ठीक है, प्लस 6O2, तो ये हम लोग का होगा 6CO2 + 6H2O प्लस ऊष्मा ऊर्जा, मतलब ऊष्मा ऊर्जा निकल रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, जो अगला और ये लास्ट साइज क्वेश्चन है जो हम लोगों ने लिया है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, तो ये है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र तथा इसका उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम है ऑक्सीक्लोराइड, उसका रासायनिक सूत्र CaOCl2, ठीक है। इसका उपयोग देखिए, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग जो है, यह विरंजक कॉटन टेक्सटाइल उद्योग में, लीलन लॉन्ड्री में विन्यात्रित कपड़ों को धोने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। दूसरा इसका क्या उपयोग है? या कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण के रूप में भी प्रयुक्त होता है, ठीक है। तीसरा इसका उपयोग देखेंगे, जो बोल रहा है यह जल को सूक्ष्म जीवों से मुक्त कर रोगाणुरोधी पेय जल बनाने में प्रयुक्त होता है। चौथा जो है, यह क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयुक्त होता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण इसी से होता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जिसको सुंघाने से आदमी बेहोश हो जाता है, वही क्लोरोफॉर्म। अगला पाँचवा, यह ना सिकुड़ने वाली ऊन बनाने में प्रयुक्त है, मतलब जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं जो ना सिकुड़े ऊन, उसमें भी ये पर्याप्त है, ठीक है, प्रयुक्त है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा जो आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।